आयतुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्द खाक करने का दिन जितना करीब आ रहा है, ईरान की जनता में गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा है। तेहरान में किल ट्रंप, किल बेंजामिन के पोस्टर लगे, लोग सिर्फ बदले की बात कर रहे हैं। इस बीच आईआरजीसी ने खामनेई की हत्या का प्रतिशोध लेने की तैयारी कर ली है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट में दावा है कि ईरान ने मुख्तार यूनिट का गठन किया है। इस यूनिट का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, खामनेई की शहादत का अमेरिकी राष्ट्रपति से बदला। क्या है ईरान की मुख्तार ब्रिगेड और कैसे इसने अमेरिका में घुसकर प्रतिशोध का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, आइए आपको इस पहली रिपोर्ट में दिखाता हूं। इजराइल के चैनल C14 की रिपोर्ट में दावा है कि आईआरजीसी के कुद्स फोर्स ने सीक्रेट मुख्तार यूनिट बनाई है, जो मैक्सिकन ड्रग कार्टेल और विदेशों में रहने वाले ईरानियों के नेटवर्क से संपर्क करेगी। ट्रंप और अमेरिकी अधिकारियों की हत्या का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। तो आईआरजीसी की मुख्तार ब्रिगेड एक बेहद हाईटेक और हाइब्रिड स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है। इस यूनिट को हर मोर्चे पर अजेय बनाने के लिए इसमें अलग अलग मिलिट्री फील्ड से जुड़े एक्सपर्ट शामिल किए गए। इस यूनिट में ईरान के सबसे अनुभवी लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया है, ताकि ऑपरेशन में शामिल लोगों को दुश्मन मुल्क में घुसने और उनकी वहां से सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा टेक इंजीनियर भी शामिल हैं, ताकि जमीनी स्तर पर दुश्मन के जैमर्स को बाईपास करके यूनिट का कम्युनिकेशन नेटवर्क चालू रखा जा सके। मुख्तार यूनिट की कमान आईआरजीसी के सबसे अनुभवी कमांडर्स को सौंपी गई है। हालांकि इन कमांडर्स की पहचान का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। इस यूनिट में ईरान के सबसे काबिल स्नाइपर्स को भर्ती किया गया है। इसके अलावा देश के टॉप हैकर्स को चुन चुनकर यूनिट में शामिल किया गया है। इसके अलावा ऐसे लोग भी हैं इस यूनिट में जो विदेशों में साबिताश हमलों में एक्सपर्ट हैं। साथ ही ईरानी जासूस भी इस यूनिट का हिस्सा है। यूनिट में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो प्रोपेगेंडा चलाने में माहिर हैं, ताकि दुश्मन देश के खिलाफ झूठा नैरेटिव चलाया जा सके या दुश्मन द्वारा चलाए गए प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया जा सके। रिपोर्ट्स की माने तो मुख्तार यूनिट ने मैक्सिकन ड्रग कार्टेल गिरोहों से संपर्क शुरू कर दिया है। ये गिरोह भी डोनाल्ड ट्रंप को रास्ते से हटाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप की सख्ती के कारण ड्रग्स की सप्लाई कई गुना कम हो गई है। ये आसानी से अमेरिकी जमीन पर हथियारों और बाकी जरूरी सामान की सप्लाई कर सकते हैं। ईरान ने 2011 में वॉशिंगटन में सऊदी राजदूत की हत्या की साजिश रची थी। इस काम का जिम्मा कुद्स फोर्स के कमांडर अब्दुल रजा शहलाई को सौंपा गया था। आईआरजीसी अधिकारियों ने अमेरिका में एक शख्स से संपर्क किया। इसके जरिए मैक्सिको के गिरोह लॉस जेटास को यह काम सौंपा गया, लेकिन ईरान का यह प्लान सफल नहीं हो सका था। और रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने 2011 में मिशन फेल होने के बाद मैक्सिकन ड्रग गिरोह में अपनी पैठ काफी बढ़ा ली, जिसमें मैक्सिको का सिनालोआ गिरोह शामिल है। यह मैक्सिको का सबसे पुराना और अमीर गिरोह है। इसे एल चापो और इस्माइल एल मायो ने बनाया था। फिलहाल इस संगठन के सरगना एल चापो के बेटे हैं और वही इसे चला रहे हैं। दावा है कि आईआरजीसी हिजबुल्लाह के जरिए इस संगठन के संपर्क में है। इस गिरोह के जरिए हिजबुल्लाह ईरानी स्लीपर सेल्स की मदद करता है। इस गिरोह का प्रभाव अमेरिका में सबसे ज्यादा है। इसके गुर्गे कैलिफोर्निया, एरिजोना, टेक्सास, इलिनॉय, न्यूयॉर्क से लेकर फ्लोरिडा तक फैले हैं। मैक्सिको के कुख्यात ड्रग तस्कर गिरोह कैलिस्को से भी आईआरजीसी के तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इसका पूरा नाम कैलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल है। इसे मैक्सिको का सबसे हिंसक ड्रग सिंडिकेट माना जाता है। इसकी कमान कुआन कार्लोस और एल सापो के पास है। ईरान पर प्रतिबंधों के कारण वो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ CJNG के पास अरबों डॉलर का ड्रग्स का कैश होता है, जिसे वो वैध बनाने के लिए ईरानी नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। अमेरिका के एरिजोना, टेक्सास, जॉर्जिया और फ्लोरिडा में बड़ा प्रभाव है। ये गैंग यहाँ बेहद ज्यादा सक्रिय है। ईरान का कनेक्शन लॉस जेटास गिरोह से भी माना जाता है। ये साल 1990 में बनाया गया था। मैक्सिकन सेना के विशेष बलों से भागे सैनिकों ने इसे बनाया था। गिरोह के ज्यादातर बड़े लीडर मारे गए या फिर जेल में कैद हैं। ईरान पर आरोप लगते रहे हैं कि 2011 में अमेरिका में हमले के लिए ईरान ने इससे संपर्क किया था। फिलहाल इस गिरोह का प्रभाव अमेरिका में बेहद सीमित हो चुका है। यह सिर्फ अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर तक सीमित है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट में दावा है कि इजराइल अभी भी ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। एक सीनियर आईडीएफ अधिकारी ने बताया कि अभी भी युद्ध के विकल्प खुले हैं। अगर कूटनीति फेल होती है तो ईरान पर हमले किए जाएंगे। इसी प्लान को लेकर एक वरिष्ठ अधिकारी जल्द वॉशिंगटन जाने वाले हैं। और क्रीमिया पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, कर्च तेल टर्मिनल पर अटैक किया है। तेल टर्मिनल में भीषण आग लगी है।
तो यूक्रेन ने एक बार फिर से क्रीमिया पर अटैक किया है। कर्च ऑयल टर्मिनल पर अटैक किया है यूक्रेन ने, जिसके बाद देखिए वहां भीषण आग लग गई। और चलिए अब जरा रूस और यूक्रेन की बात कर लेते हैं। क्रीमिया को दहलाने का अंजाम अब जेलेंस्की को दिखने लगा है। इतना नुकसान क्रीमिया में भी नहीं हुआ था जितनी तबाही सिर्फ 100 घंटे में रूस ने मचा दी। यह पुतिन का आक्रोश है जिसने कीव को पूरी तरह शमशान में बदल दिया है। आधी रात से लेकर सुबह तक बारूद बरसता रहा। कीव में लोग अंडरग्राउंड शेल्टर में सलामती की दुआ करते रहे, लेकिन सुबह हुई तो समझ आया कि विध्वंस चरम पर था, क्योंकि पुतिन ने शुरू कर दिया है ऑपरेशन जुलाई, और उसका दूसरा चरण था जिसके हमलों का विस्तार कीव से लेकर खार्किव तक था। और रूस ने यूक्रेन पर आधी रात इतने ताबड़तोड़ हमले किए जिससे कीव शमशान बन गया। पहला हमला 1:40 पर हुआ, जिसमें रिहायशी इलाकों पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। दूसरा हमला रात 2:10 पर किया गया, जिसमें यूक्रेनी सेना के सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। इसके बाद भी हमले रुके नहीं। सुबह 3:15 पर कीव पर तीसरा हमला हुआ। इस बार प्रशासनिक इमारतों को तबाह किया गया, जबकि सुबह 5 बजे कीव पर चौथा हमला किया गया। इस दौरान ड्रोन हमलों में हथियार डिपो में आग लग गई। सुबह 8 बजे तक हमले होते रहे। कीव पर 5वां हमला हुआ, जिसमें टारगेट पर पावर स्टेशन थे। हमलों के लिए 68 मिसाइल और 351 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 23 बैलिस्टिक मिसाइल, 39 क्रूज मिसाइल, 6 एंटीशिप मिसाइल से अटैक किया गया। इन मिसाइलों में 6 ऑनिक्स एंटीशिप मिसाइलें, 23 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें, 33 KH-101 क्रूज मिसाइलें और 6 कैलिबर क्रूज मिसाइलें शामिल थी। और पुतिन के ऑपरेशन जुलाई में क्रीमिया के पास सैन्य ठिकाने नोवरोसिस्क से हमले किए गए, जिसमें पहला हमला 1000 किलोमीटर दूर हुआ। 7 मिनट में जिरकॉन मिसाइल ने यहां तबाही मचा दी। इसके बाद नोवरोसिस्क से जिरकॉन मिसाइल दागी गई, जिसने 6 मिनट में 850 किलोमीटर दूर सूमी में विध्वंस मचा दिया। इसके बाद नोवरोसिस्क से दागी गई मिसाइलें 750 किलोमीटर दूर कुछ मिनटों में पहुंचकर खार्किव को दहला चुकी थी। और इसके बाद 600 किलोमीटर दूर 4 मिनट में ज़पोरिजिया से हमला किया गया। इसके अलावा 500 किलोमीटर दूर जिरकॉन दागी गई। खरसोन में 3 मिनट में जिरकॉन मिसाइल ने कहर बरपा दिया। 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने हमले किए थे। यूक्रेन रूस की विशाल सेना की बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन रूसी सेना को कमजोर करने के लिए रूस की अर्थव्यवस्था को जरूर कमजोर कर सकता है। यूक्रेन ने पिछले साल भी रूसी तेल व्यापार को खत्म करने का अभियान शुरू किया था, लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन 2026 की शुरुआत से अब तक यूक्रेन ने बेहद तेज रफ्तार से रूसी रिफाइनरियों को निशाना बनाना शुरू किया। रूस में अब तेल की भारी किल्लत है, वही क्रीमिया से भी लोगों का पलायन हो रहा है। तेल ठिकाने नष्ट करने के बाद यूक्रेन अब मिशन ब्लैकआउट चला रहा है और कई बिजली स्टेशन को वो नष्ट कर चुका है। और यूक्रेन रूस के कई बड़े तेल ठिकाने को नष्ट कर चुका है। जून 2026 में मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ। क्रेमलिन से केवल 15 किलोमीटर दूर मौजूद इस रिफाइनरी पर जून के आखिरी हफ्ते में दोबारा हमला हुआ, जिससे मॉस्को का लगभग 40% ईंधन नेटवर्क ठप हो गया। निजनी नोवगोरोद में लुकोइल की नोर्सी रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। 1 जुलाई की देर रात इस बड़ी रिफाइनरी पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। 3 जुलाई से रिफाइनरी बंद है। पर्म क्राई इलाके में मौजूद पर्म रिफाइनरी पर मई के अंत में हुए हमलों के बाद यहां भीषण आग लग गई थी। कई दिनों तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। यूक्रेन रूस के समारा इलाके में मौजूद सिजरान रिफाइनरी को भी बंद करवा चुका है। इस रिफाइनरी की प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट को मई में ड्रोन ने तबाह कर दिया। सेंट पीटर्सबर्ग ऑयल टर्मिनल को 4 जुलाई को निशाना बनाया गया। यह हमला बाल्टिक सागर के पोर्ट पर हुआ। हमले में नौसेना का तेल भंडार जल गया। यूक्रेन ने अब यारोस्लावल तेल डिपो को फिर टारगेट किया। यह मॉस्को से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर है। 28 जून के बाद 6 जुलाई को फिर यहां धमाके हुए और आग लग गई। क्रीमिया में हवाडिस के एयरबेस पर हमला किया गया। हवाडिस के एयरबेस पर ड्रोन हमलों के बाद धमाके हुए। हवाडिस के एयरबेस पर रूसी नेवी के जहाज मौजूद थे। यूक्रेन पर हमले के लिए यहां हथियार और उपकरण रखे जाते थे। और क्रीमिया में यूक्रेन का ऑपरेशन ब्लैकआउट जारी है। यूक्रेन अब तक पश्चिम क्रीमिया सब स्टेशन को जला चुका है, जिससे भारी बिजली संकट पैदा हो गया है। इसके अलावा बख्ची सराय सब स्टेशन को भी ड्रोन हमलों से तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन ने सिम्फरोपोल सब स्टेशन पर भी हमला किया है, जिसकी वजह से क्रीमिया में बिजली संकट और गंभीर हो गया। यूक्रेन ने ड्रोन से जिमिने सब स्टेशन को निशाना बनाया। ड्रोन धमाकों के बाद यहां से भी बिजली की सप्लाई बंद हो गई। क्रीमिया में बिजली संकट के साथ ही तेल की किल्लत भी है। यूक्रेन ने यहां हमलों की शुरुआत में ही कर्च तेल डिपो को निशाना बनाया था। इसके बाद सिम्फरोपोल तेल डिपो को भी तबाह कर दिया गया। रूस के क्रास्नोदर तेल डिपो पर हमला करके क्रीमिया में तेल सप्लाई को और गंभीर रूप से प्रभावित किया।
और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei ने दुनिया के समंदर पर अब ईरान का कानून लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि मुस्तफा खamenei ने हॉर्मुज पर टोल लगाने का नया पैटर्न अनलॉक कर लिया है। आखिर कौन सा है वो तरीका जो ईरान के लिए नया मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है? मुस्तफा खamenei की प्रेशर पॉलिटिक्स अमेरिका को झुका देगी या एक बार फिर पूरे पश्चिम एशिया को जंग की आग में झुलसाएगी? आइए आपको दिखाता हूं इस रिपोर्ट में। क्योंकि इस युद्धकाल में पहली बार हूती ने बाब-अल मंदेब में हमले किए हैं, जो ईरान के इशारे पर किए गए। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में कार्गो शिप पर हमला किया, हुदैदा बंदरगाह के पास एक मालवाहक जहाज को निशाना बनाया। इस हमले में 16 सैनिकों की मौत हो गई। ये हमला इस बात का संकेत है कि अगर हॉर्मुज पर ईरान की शर्तें नहीं मानी गई तो इस बार बाब-अल मंदेब भी बंद कर दिया जाएगा। लाल सागर रूट स्वेज नहर से होते हुए यूरोप को अरब देशों से जोड़ता है, जिसमें जहाज यूरोपीय देशों से पूर्वी भूमध्य सागर होते हुए स्वेज कैनाल के जरिए लाल सागर में दाखिल होते हैं। इसी रूट पर 32 किलोमीटर चौड़ाई वाला बाब-अल मंदेब स्ट्रेट है। कार्गो शिप अदन की खाड़ी पार करके अरब सागर में दाखिल होते हैं और वहां से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हुए फारस की खाड़ी से अरब मुल्कों तक पहुंचते हैं। इस रूट पर 12 दिन लगते हैं और करीब 11,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। अगर ईरान बाब-अल मंदेब ब्लॉक कर देता है तो जहाजों को फारस की खाड़ी से होते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट से आगे अरब सागर से रास्ता बदलना होगा, जहां से हिंद महासागर के पास केप ऑफ गुड होप से अफ्रीका की तरफ जहाज जाएंगे। यहां से एक लंबा चक्कर लगाते हुए यूरोप पहुंचेंगे। इस रूट पर करीब 21 दिन और करीब 19,000 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा, जो लाल सागर के मुकाबले 9 दिन और करीब 8,000 किलोमीटर ज्यादा होगा। कि अगस्त से उत्पादन बढ़ाया जाएगा। टारगेट के तहत 1,88,000 बैरल प्रतिदिन और बढ़ाने पर जोर रहेगा, जबकि ओपेक प्लस ने अप्रैल से जुलाई के बीच अपने उत्पादन में लगभग 8 लाख बैरल प्रतिदिन का इजाफा किया है। ओपेक के आंकड़ों के मुताबिक ओपेक प्लस का उत्पादन फरवरी में 42.77 मिलियन बैरल प्रतिदिन से घटकर मई में 33.13 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया था। यही वजह है कि ईरान को इस मुद्दे पर घेरने के लिए हॉर्मुज का मामला अंकारा की नेटो समिट में उठाया जाएगा। अमेरिका चाहता है कि एक ग्लोबल कोalition मिलाकर हॉर्मुज को नियंत्रित करे और ईरान को उससे दूर रखे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस बार ईरान सिर्फ तेल रूट नहीं बल्कि ईरान हूती को एक्टिवेट करके वैश्विक व्यापार का मार्ग स्वेज नहर बंद कर देगा। बाब-अल मंदेब पर हूती इसी तरह के हमले करेगा जैसे आज किए हैं। किम जोंग उन ने एक बार फिर दक्षिण कोरिया से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मचा दिया है। कुछ दिन पहले ही किम ने ऐलान किया था कि नॉर्थ कोरिया की नेवी जल्द ही समुद्र से परमाणु हमला करने में सक्षम होगी। अब किम ने अपने नए युद्धपोत से न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर भी लिया है। युद्धपोत से कई और हथियारों का टेस्ट किया गया। कांगक्वॉन युद्धपोत से क्रूज मिसाइलें भी दागी गई। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का परीक्षण हुआ। कांगक्वॉन का नाम भी बदल दिया गया है। अब किम ने इस युद्धपोत का नाम कांगगॉन रखा है। किम ने एक बार फिर अपनी नेवी को मजबूत करने की बात कही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले महीने उत्तर कोरिया ने एक अन्य 5,000 टन डिस्ट्रॉयर चोएह्योन को भी नौसेना में शामिल किया था। उत्तर कोरिया समुद्री क्षेत्र में अपनी परमाणु आधारित सैन्य क्षमता तेजी से बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि किम ने वासल सीरीज क्रूज मिसाइलों में परमाणु वॉरहेड लगाया है। और जिस जर्मनी की तकनीक का लोहा पूरी दुनिया मानती है, वो जर्मनी आज कुदरत के आगे बेबस है। जर्मनी में सूरज आग उगल रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में कैसे तप रहे जर्मनी में वाटर कैनन संजीवनी बनी। ठंडी जलवायु, ऐतिहासिक रूप से जर्मनी में गर्मी कम पड़ती है, इसलिए जर्मनी के घरों को सर्दी से बचाने के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि अंदर की गर्मी बाहर ना निकले। सांस्कृतिक रूप से एयर कंडीशनिंग को अक्सर बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत वाली लग्जरी की चीज माना जाता है और यूरोप में ऊर्जा खपत को लेकर बेहद सख्त नियम है। बिजली बेहद महंगी है। जर्मनी में घरों में एसी लगाना बेहद खर्चीला काम है।